Hello everyone, in this video we are going to discuss Muslim marriage. Muslim marriage is also known as nikah. उर्दू में हम इसे निकाह बोलते हैं. अगर हम सबसे पहले नेचर ऑफ निकाह की बात करें, सो इट इज़ मोर इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म. नेचर ऑफ निकाह. Actually, it is in contractual form. But this contractual form is only for the purposes of your objective type questions. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या है नेचर ऑफ निकाह, तो तब कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म मार करके आना. अगर हम एक्चुअली नेचर ऑफ निकाह की बात करें तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होता. हम निकाह को नॉर्मली कॉन्ट्रैक्चुअल इसलिए बोलते थे क्योंकि निकाह के कुछ एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स के साथ मैच करते हैं, थोड़े सिमिलर हैं कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स और निकाह के एसेंशियल्स. बट ऑब्वियसली निकाह अपने आप में सैक्रामेंटल तो है ही, मतलब सैक्रामेंटल फॉर्म कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट. कोई भी रिलेशनशिप में अगर एंटर करता है, कोई भी अगर मैरिज किसी भी रिलीजन में अगर सोलोमनाइज होती है, ठीक है, हम सिर्फ हिंदू लॉ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मुस्लिम लॉ की बात नहीं कर रहे, किसी भी रिलीजन में अगर कोई भी मैरिज सोलोमनाइज हो रही है तो वो जो सोलोमनाइजेशन ऑफ मैरिज है उसकी एक सैक्रामेंटल वैल्यू होती है, राइट. ठीक है, तो सैक्रामेंटल वैल्यू वैसे ही मुस्लिम लॉ में भी है. सो इट wouldn't be correct to say that Muslim nikah is mostly in the form of contractual nature. ठीक है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर नहीं होता है निकाह का, उसमें एक सैक्रामेंटल फॉर्म भी इन्वॉल्व होती है, एक सैक्रामेंटल नेचर इन्वॉल्व होता है. बट हम इसको लार्जली कॉन्ट्रैक्चुअल अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में बोल देते हैं. इनफैक्ट इसमें ज्यूरिस्ट का भी अलग अलग मानना था. कुछ ज्यूरिस्ट का मानना ये था दैट इट इज़ प्योरली सैक्रामेंटल इन नेचर, कुछ ज्यूरिस्ट का मानना था दैट इट इज़ प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर. एक्चुअली अगर हम देखें तो ये दोनों का मिश्रण है. ठीक है, ये सैक्रामेंटल भी है बट हाँ इसके जो एलिमेंट्स हैं और जैसे ये सोलोमनाइज होती है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट से भी सिमिलर है. तो इसलिए हम बोल देते हैं कि मुस्लिम निकाह इज सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट्स. बट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, एक सैक्रामेंटल वैल्यू भी इन्वॉल्व होती है. सो यस, सैक्रामेंटल इन नेचर but essentials are similar to that of a contract. ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कभी कभी कि यस नेचर ऑफ निकाह इज कॉन्ट्रैक्चुअल बट एक्चुअली सैक्रामेंटल वैल्यू तो है ही और वो रहेगी भी. ठीक है, देन अगर हम पार्टीज की एलिजिबिलिटी की बात करें, first of all they should be of sound mind. Plus they should be of age. यहाँ पर जो एज है, जो रेलिवेंट एज है मुस्लिम लॉ में, वो मानी जाती है प्यूबर्टी. अब प्यूबर्टी तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है, किसी को कभी हिट करती है, किसी को कभी हिट करती है. सो नॉर्मली मुस्लिम लॉ में प्यूबर्टी की एज मानी जाती है 15 ईयर्स, कि 15 ईयर्स में तो जो इंडिविजुअल है वो प्यूबर्टी की एज में आ ही जाता है. सो प्यूबर्टी को नॉर्मली 15 ईयर्स के रेफरेंस में हम देखते हैं. सो दैट मीन्स दे शुड बी ऑफ एज, दैट मीन्स दे शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी. 15 ईयर्स तो एटलीस्ट वो हो ही जाने चाहिए. प्लस दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनकी एज नहीं हुई है सो दे कैन नॉट मैरी. इवन इफ they have not attained this age of 15 years, they can be validly married with the consent of legal guardian. अगर कंसेंट ऑफ लीगल गार्जियन है तो इनकी वैलिड मैरिज हो सकती है. ठीक है, कब हो सकती है? जब वो 15 ईयर्स से छोटे हैं. ठीक है, जब उनकी प्यूबर्टी उनको हिट नहीं करी है. ठीक है, एंड इफ दे आर ऑफ 15 ईयर्स और मोर then the consent of parties is required.
उसमें कंसेंट ऑफ लीगल गार्जियन इनफ नहीं होगा। अगर जो पार्टीज हैं वो 15 ईयर्स से ज़्यादा के हैं तो उसमें कंसेंट ऑफ पार्टीज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड कंसेंट ऑफ लीगल गार्जियन नहीं इनफ होगा। अगर पार्टीज कंसेंट नहीं कर रही है, अगर उनका वॉलंटरी कंसेंट नहीं है, तो वो मैरिज लीगल मैरिज नहीं मानी जाएगी। So if the parties are of 15 years or more, then yes, of course, the consent of parties is only required. And if they are less than 15 years of age, then the consent of legal guardian can be given. अब अगर मान लो वो 15 साल या उससे कम के थे, ठीक है, एंड जो लीगल गार्जियन है उन्होंने कंसेंट दिया, then after attaining puberty, the parties have a right to repudiate their marriage. अगर मान लो कंसेंट लीगल गार्जियन ने दिया था जब वो 15 साल या उससे कम के थे, तो पार्टीज के पास राइट है आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी वो अपनी जो मैरिज है उसको रेप्यूडिएट कर सकते हैं। And then the third most important essential of nikah is that the parties must be Muslims. Parties must be मुस्लिम्स। ये निकाह का रूल ये वाला बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। सिर्फ दोनों पार्टीज अगर मुस्लिम्स है तभी वो वैलिड निकाह में एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसी वजह से अगर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज सोलोमनाइज करनी है तो अगर कोई पार्टी हिंदू है तो उसको मुस्लिम में कन्वर्ट करना उसके लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है। एंड अगर किसी मुस्लिम को किसी हिंदू से या किसी क्रिश्चियन से किसी से भी मैरिज करनी है तो वो उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा। सो फॉर दैट the other party needs to convert himself or herself to the Muslim faith. So इसलिए ये बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर कि जो पार्टीज है वो मुस्लिम्स ही होनी चाहिए। नाउ डिस्कसिंग अदर एसेंशियल्स ऑफ अ निकाह। See, essentials of a nikah. First of all, first essential is capacity to enter into a nikah. और वो कैपेसिटी की क्या कंडीशंस है वो अभी हमने डिस्कस करी है, दैट द पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड दे मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, और इट माइट बी लेस देन 15 इयर्स एज वेल। अगर उनको प्यूबर्टी जल्दी हिट करती है उनकी तो उस कंटेक्स्ट में देन द पार्टीज मस्ट बी मुस्लिम्स, ओके। एंड द सेकेंड एसेंशियल ऑफ अ निकाह इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। So proposal is also known as ijab in Urdu and acceptance is also known as कबूल, ठीक है। ये टर्म्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। प्रपोजल इज when one party offers to marry the other party। अब अगर दो पार्टीज है उनको निकाह करना है तो वो पहली बात तो सेम मीटिंग में होने चाहिए, इन द सेम मीटिंग। That means at the same time। तो अगर मान लो A और B इन दोनों को निकाह करना है और A B को बोलता है 10th of June को ऑफर देता है, ठीक है, कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कबूल है, और B A को अपना डिसीजन बता रही है, अपना कंसेंट दे रही है 12th of June को, तो ये वैलिड निकाह नहीं माना जाएगा क्योंकि सेम मीटिंग में होना चाहिए, सेम टाइम पर होना चाहिए निकाह सोलमनाइज, ठीक है। तो सेम मीटिंग में होना चाहिए, सेम टाइम पर होना चाहिए। अब जब कोविड का टाइम था उसमें बहुत सारे निकाह जो हुए थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुए थे, बट वो भी वैलिड माने जाएंगे क्योंकि सेम मीटिंग में है, सेम टाइम पर है, ठीक है। ड्यू टू एक्सट्रेनियस सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस उनकी प्लेस सेम नहीं हो सकती थी, बट वो निकाह उस टाइम पर वैलिड माने जाते थे, ठीक है। बट नॉर्मली निकाह के लिए क्या होता है कि एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरे पार्टी अपना एक्सेप्टेंस देती है, और जब वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगा, पहली बात तो ऑफर ही वैलिड होना चाहिए, विद कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। प्लस
the acceptance must also be voluntary. अभी हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में ये चीज भी डिस्कस करी थी कि एक पार्टी अगर 15 इयर्स या उससे ज्यादा की है तो उस केस में वो अपना वैलिड एक्सेप्टेंस खुद देगी, ठीक है, लीगल गार्जियन उसके बिहाफ पर नहीं देंगे। अगर वॉलंटरी एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो वैलिड निकाह नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स देयर मस्ट बी वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर, ठीक है, जो कबूल है वो वॉलंटरी होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अनदर एसेंशियल ऑफ निकाह, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। Then the third essential is that there must be witnesses at the time of marriage. ठीक है, विटनेसेस होने चाहिए एक मैरिज के कंटेक्स्ट में, बट दिस रूल इज डिफरेंट रिगार्डिंग सुन्नीज एंड शियाज, ठीक है। अगर हम पहले सुन्नीज की बात करें तो सुन्नीज में रूल ये है कि विटनेसेस तो होने चाहिए, या तो 2 मेल विटनेसेस हो या फिर 2 फीमेल प्लस 1 मेल विटनेस हो। तो सुन्नीस के कंटेक्स्ट में निकाह के टाइम पर 2 मेल विटनेसेस तो होने ही चाहिए, और अगर 2 मेल विटनेसेस नहीं है तो 2 फीमेल प्लस 1 मेल विटनेसेस अगर हो, इतना इनफ है। देखो ये मिनिमम नंबर ऑफ विटनेसेस है, इससे ज्यादा विटनेस हैं तो वेल एंड गुड, बट मिनिमम इतने विटनेसेस तो होने ही चाहिए। अगर इतने विटनेस नहीं होंगे तो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 फीमेल विटनेस प्लस 1 मेल विटनेस गिवन है, ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ 2 फीमेल विटनेसेस हो तब भी मैरिज रेगुलर नहीं मानी जाएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी, और अगर 1 फीमेल प्लस 1 मेल विटनेस हो तब भी मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। सो दैट मीन्स 1 मेल विटनेस इज एसेंशियल एंड 2 फीमेल विटनेसेस आर एसेंशियल, ठीक है। और अगर 2 मेल विटनेसेस है तो वो तो अपने आप में फिर वैलिड मैरिज हो ही जाएगी। बट अगर ये मैरिज वैलिड नहीं होती है तो इस केस में, सुन्नीस के केस में, मैरिज क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर हो जाएगी। दैट मीन्स अगर ये विटनेस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, मेल विटनेसेस नहीं है, मान लो एक ही मेल विटनेस है या कोई भी विटनेस नहीं है उस निकाह का, तो उस केस में मैरिज क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर मैरिज हो जाएगी। और इर्रेगुलर मैरिज एग्जैक्टली क्या होता है ये हम अभी इसी में अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू शियाज, ये तो हमने सुन्नी के कंटेक्स्ट में डिस्कस करा। शियाज के कंटेक्स्ट में it is very important to note that no witness is required at the time of marriage. मैरिज के टाइम पर शियाज में कोई विटनेस रिक्वायर्ड नहीं है। 1 विटनेस है, 2 विटनेस है, 3 विटनेस है, एक भी विटनेस नहीं है, सारे फीमेल विटनेसेस हैं, एक भी मेल विटनेस नहीं है, तब भी शियाज की वो मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज ही रहेगी, क्योंकि कोई विटनेस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है एट द टाइम ऑफ मैरिज। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द कस्टम्स फॉलोड इन सुन्नीज एंड शियाज, ठीक है, कि सुन्नीज में विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, शियाज में नहीं रिक्वायर्ड होते एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये डिफरेंस आ जाता है डिवोर्स के कंटेक्स्ट में भी, क्योंकि शियाज में विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, एंड सुन्नीज में डिवोर्स के टाइम पर विटनेसेस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। बट ये वाला एस्पेक्ट हम डिवोर्स में ही डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैरिज के टाइम पर इतना ध्यान रखो कि सुन्नीज में विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं बट शियाज में विटनेसेस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। तो है नहीं है डजंट मैटर, वो जो शिया मैरिज है, वो जो निकाह है शिया पार्टीज में, वो वैलिड ही माना जाएगा। देन फोर्थ एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज दैट ऑफ मेहर और डावर। Fourth essential requirement is of meher डावर। डावर इज द इंग्लिश टर्म, मेहर उसको उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। मेहर इज समटाइम्स कंसिडर्ड अकिन टू कंसिडरेशन, ठीक है, मेहर को कंसिडरेशन की तरह भी माना जाता है। मेहर इज एक्चुअली द अमाउंट दैट द हस्बैंड पेज टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज एज अ mark of respect to the wife. Meher is the amount paid
और promised to be paid by husband to wife as a mark of respect. ठीक है, तो कोई भी मुस्लिम निकाह जो होता है वो बिना मेहर के कभी वैलिडली सोलमनाइज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मेहर एक एसेंशियल कंसिडरेशन होती है, एक एसेंशियल कंडीशन होती है निकाह की। ठीक है, अगर मेहर नहीं डिसाइड हुआ है एट द टाइम ऑफ मैरिज तो वो हम दावर में देखेंगे भी कि उसकी वजह से वो जो निकाह है वो इनवैलिड नहीं हो जाता, क्योंकि वो मेहर क्योंकि बाद में पेएबल होगा तो वो बाद में भी डिफाइन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मेहर डिफाइन नहीं किया है एट द टाइम ऑफ निकाह तो निकाह इनवैलिड हो जाएगा, निकाह वैलिड ही रहेगा क्योंकि मेहर बाद में भी डिफाइन किया जा सकता है। बट हाँ, ये होता है कि मेहर जो है वो डिफाइंड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज। ठीक है, या तो मैरिज जब सक्सेस करी है तब, या फिर एट द टाइम ऑफ मैरिज ही वो जो मेहर का अमाउंट है वो डिफाइन हो जाना चाहिए। दैट मीन्स डिसोल्यूशन के बाद नहीं मेहर का अमाउंट डिफाइन होगा। ठीक है, तो मेहर इस कंटेक्स्ट में एसेंशियल हो जाती है एक वैलिड निकाह के लिए। अब ये जो मेहर का अमाउंट है ये अगर मैरिज के टाइम पर डिफाइन नहीं है तो ये प्रिज्यूम्ड होता है। ठीक है, डिफाइंड और प्रिज्यूम्ड। ठीक है, अब सुन्नीस की अगर हम बात करें तो इस बेसिस पर भी सुन्नीस और शियाज में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मिनिमम 10 दिरहम्स और मेहर शुड बी देयर एंड देयर इज मैक्सिमम अमाउंट की नो लिमिट है। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है मेहर का अमाउंट, बट मिनिमम तो 10 दिरहम्स होना ही चाहिए। और शियाज में अगर हम देखें तो शियाज में है मिनिमम नो लिमिट but maximum is 500 dirhams। मैक्सिमम कितना होता है शियाज में? 500 दिरहम्स होता है, मिनिमम नो लिमिट होता है। एंड सुन्नीज में उल्टा होता है, सुन्नीज में मिनिमम 10 दिरहम होता है और मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ मेहर कैन बी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज। ठीक है, मैरिज के टाइम पर मेहर का अमाउंट है वो चेंज किया जा सकता है, बट इट कैन नेवर बी डिक्रीज्ड। ठीक है, जो मेहर का अमाउंट इनिशियली डिसाइड हुआ था उससे कभी भी कम नहीं हो सकता मेहर का अमाउंट, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, वो हस्बैंड का डिस्क्रिप्शन है, वो कितना भी बढ़ाना चाहे, बट द अमाउंट ऑफ मेहर कैन नेवर बी डिक्रीज टू द डेट्रीमेंट ऑफ वाइफ। सो अमाउंट of meher can never be decreased। ठीक है, चेंज हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बट कम नहीं किया जा सकता। जितना इनिशियल अमाउंट डिसाइडेड था उससे तो बढ़ाना ही है, मतलब उससे कम नहीं कर सकते, या तो उतना ही रखो या फिर उससे बढ़ा दो, बट उससे कम नहीं कर सकते। सो दीज आर द वैलिड एसेंशियल्स ऑफ निकाह। एसेंशियल्स ऑफ निकाह में क्या क्या आ गया? कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ निकाह। ठीक है, जिसमें हमने देखा पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, दे मस्ट बी ऑफ एज एंड दे मस्ट बी मुस्लिम्स। देन सेकंड इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, थर्ड इज विटनेसेस एंड फोर्थ इज मेहर और दावो। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कैटेगरीज ऑफ निकाह पर। कैटेगरीज ऑफ निकाह। सो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ निकाह। ठीक है, टाइप्स ऑफ निकाह कह लो, कैटेगरीज ऑफ निकाह कह लो, कुछ भी। ठीक है, फर्स्ट इज वैलिड निकाह, जिसको हम सही भी बोलते हैं। देन सेकंड इज वॉइड निकाह, जिस वॉइड मैरिज। ठीक है, इसको हम बातिल भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज इर्रेगुलर, जिसको हम फासिद भी बोलते हैं। ठीक है, अब वैलिड निकाह की हमने कंडीशंस अभी ऊपर देखी है। ये जो 4 कंडीशंस है ये अगर फुलफिल हो रही है तो निकाह हो जाएगा वैलिड। ठीक है, और वॉइड और इरेगुलर कब कब होगा ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाली जो 4 कंडीशंस है उसमें हमने देखा कि अगर सुन्नीज में जो विटनेसेस हैं वो प्रॉपर नहीं है।
ठीक है, जो डिफाइंड है उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या हो जाती है, इरेगुलर निकाह हो जाता है, ठीक है। एंड बाकी कंडीशंस के वॉयलेशन में निकाह क्या हो जाता है, वो हो जाता है वॉइड निकाह हो जाता है। बट उसके अलावा भी हम और कंडीशंस देखेंगे। ये जो कैटेगरीज ऑफ निकाह है, ये वैलिड, वॉइड एंड इरेगुलर, ये हमने सुन्नीस के हिसाब से देखा है, ठीक है। सो अमंग सुन्नीस देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मैरिज, वैलिड, वॉइड एंड इरेगुलर, ठीक है। यहाँ पर हिंदूज के जैसे, हिंदू लॉ के जैसे वॉइडेबल मैरिज नहीं होती है, इंस्टेड यहाँ पर जो टर्म यूज है वो इरेगुलर मैरिज होती है। प्लस जो इरेगुलर मैरिज है वो वॉइडेबल मैरिज जैसी भी नहीं होती है, ठीक है। वो क्या होती है वो एग्जैक्टली हम अभी देखेंगे। बट शियाज में द कैटेगरीज आर डिफरेंट। कैटेगरीज ऑफ मैरिज अमंग शियाज, इसमें 2 ही कैटेगरी होती है, या तो वैलिड दैट मीन्स सही, और वॉइड दैट इज बातिल। कोई थर्ड कैटेगरी नहीं होती, इरेगुलर मैरिज नहीं होती है शियाज में, ठीक है। डायरेक्टली वॉइड मैरिज होती है, बातिल मैरिज होती है। तो इरेगुलर मैरिज की भी कोई कंडीशन अगर ऐसी है, ठीक है, जो शियाज में फॉल कर रही है, तो वो मैरिज वॉइड हो जाती है, वो इरेगुलर नहीं होती है, वो वॉइड हो जाती है। और वॉइड और इरेगुलर में क्या डिफरेंस है वो हम अभी करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो हमारे पास वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स हमने ऊपर कर रहे थे डिस्कस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू वॉइड मैरिज, कि एक मैरिज वॉइड कब होती है। void marriage, that means बातिल निकाह। मैरिज वॉइड होती है जब पार्टीज की आपस में कैपेसिटी थी ही नहीं मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट करने की, देयर इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, absolute incapacity. This also means that the parties fall within the degrees of prohibited relationship. ठीक है, पार्टीज अगर एक दूसरे के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है तो क्या हो जाएगी, मैरिज वॉइड मैरिज हो जाएगी वो, क्योंकि एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है उन पार्टीज की, दे कैन नॉट एंटर इनटू मैरिज एनी हाउ, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। और ये कब कब होता है, ये कंडीशंस अब हम देखते हैं। दैट मीन्स डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कब कब होती हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी। If you remember from the lectures of Hindu law, consanguinity का मतलब क्या होता है, related by blood anyhow, right? ठीक है, तो कौन से रिलेशंस इसमें लाई करते हैं। फर्स्ट इज ब्रदर एंड सिस्टर्स, एंड यहाँ पर जो हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की बात करें इसमें कजन्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर जिनके पेरेंट्स सेम है, दो अगर रिलेशंस हैं उनके पेरेंट्स बिल्कुल सेम है, ठीक है, मदर फादर सेम है, तो उस केस में वो दोनों आपस में वैलिड निकाह नहीं सोलमनाइज कर सकते हैं। देन सेकंड इज लीनियल असेंडेंट, ठीक है, लीनियल असेंडेंट्स, ठीक है, यानी कि मान लो एक लड़की है वो अपने फादर से निकाह नहीं कर सकती है, ग्रैंडफादर से नहीं कर सकती है, सिमिलरली ग्रेट ग्रैंडफादर से निकाह नहीं कर सकती है, ठीक है। सो दिस इज लीनियल असेंडेंट। देन थर्ड इज लीनियल डिसेंडेंट्स, ठीक है। सेम ही एग्जाम्पल में एक फादर अपनी बेटी से निकाह नहीं कर सकता है, अपनी पोती से निकाह नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियल डिसेंडेंट्स, हाउ लो सो एवर एंड हाउ हाई सो एवर, ठीक है। फोर्थ इज आंट्स एंड नेफ्यूज, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये फैमिली ट्री है, तो यहाँ पर D1 जो है वो SS1 की आंट है, राइट। दे कैन नॉट सोलमनाइज अ वैलिड निकाह, ये आपस में निकाह नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर D1 की बेटी होती,
DD1, ठीक है। तो यहाँ पर DD1 और S1 भी निकाह नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अंकल और नीस भी निकाह नहीं कर सकते हैं, अंकल एंड नीस, ठीक है। तो ये दोनों आपस में निकाह नहीं कर सकते, ये दोनों आपस में निकाह नहीं कर सकते हैं। So these are certain relations that come within the degrees of prohibited relationship on the basis of consanguinity. ये लोग somehow related by blood है and इसकी वजह से ये सब क्या है, consanguine relationships है। अब आते हैं next degree of prohibited relationship पर, which is affinity. अफिनिटी का मतलब अगर हिंदू लॉ के लेक्चर से ही याद हो तो क्या होता है, रिलेटेड बाय मैरिज। ऑल्सो इसको मुशारत भी बोलते हैं, मुशरत, मुशारत, आई एम नॉट श्योर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। और कॉन्सैंग्विनिटी को कुर्बत भी बोलते हैं, कुर्बत, ठीक है। तो कॉन्सैंग्विन रिलेशनशिप्स को कुर्बत भी बोला जाता है और अफिनिटी से रिलेटेड रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनको मुशरारत या मुशरत जो भी है वो भी बोला जाता है, ठीक है। Then the relations that come within the degrees of prohibited relationship through affinity are first stepmother, stepfather, son-in-law, daughter-in-law, parents of spouses, ये जितने भी रिलेशंस हैं ये सब फैमिली में आए हैं थ्रू मैरिज, ठीक है। स्टेप मदर है वो कौन है, फादर की वाइफ। स्टेप फादर है वो कौन है, मदर के हस्बैंड, ठीक है। देन सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो इनके ऊपर भी एब्सोल्यूट बार है दैट दे कैन नॉट मैरी ईच अदर, ठीक है। एक पर्सन अपनी स्टेप मदर से निकाह नहीं कर सकता है, एक पर्सन अपनी स्टेप फादर से निकाह नहीं कर सकती है, ठीक है। सिमिलरली ये जो रिलेशंस हैं ये तो चलो डायरेक्टली रिलेटेड बाय मैरिज है, सिमिलरली जो पेरेंट्स ऑफ स्पाउसेस है उनसे भी निकाह नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स एक पर्सन अगर अपनी वाइफ की मदर से मैरिज करना चाहे तो वो भी अलाउड नहीं है, वो अपनी वाइफ की मदर से निकाह नहीं कर सकता है। सिमिलरली एक लड़की, एक मुस्लिम लड़की अपने हस्बैंड के फादर से निकाह नहीं सोलमनाइज कर सकती है, ठीक है। तो जो पेरेंट्स ऑफ स्पाउसेस है उनसे भी निकाह सोलमनाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस है दैट आर रिलेटेड थ्रू अफिनिटी एंड हु कैन नॉट मैरी ईच अदर। देन द थर्ड इज फॉस्टरेज। इसको रिजा भी बोलते हैं, रिजा। अब फॉस्टरेज में क्या होता है, इफ देयर इज अ चाइल्ड हु हैज बीन ब्रेस्ट फेड बाय एनी वुमन अंडर द एज ऑफ 2 years, चाइल्ड ब्रेस्ट फेड बाय एनी वुमन अंडर द एज ऑफ 2 years, मतलब 2 साल का जब तक वो नहीं हुआ था बच्चा या 2 साल के होने तक अगर उसको उसकी माँ के अलावा किसी और ने ब्रेस्ट फेड करा है, ठीक है। तो ये जितने भी हमने बार्स देखे थ्रू कॉन्सैंग्विनिटी और थ्रू अफिनिटी, ये सभी बार्स इस रिलेशन पर भी अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि मान लो एक पर्सन है एक्स, ठीक है। एक्स को ब्रेस्ट फेड किया वाई ने जब एक्स 2 साल का था। अब देखो एक्स पर जो भी ये बार्स लग रहे हैं वो अपनी फैमिली में तो लग ही रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सैंग्विनिटी और अफिनिटी के थ्रू अगर वो किसी भी पर्सन से रिलेटेड है अपनी फैमिली में तो उनसे तो वो निकाह नहीं कर सकता। सिमिलरली वो वाई की फैमिली में भी अगर किसी से कॉन्सैंग्विनिटी और अफिनिटी के थ्रू रिलेटेड है तो उनसे भी निकाह नहीं कर सकता। वो ऐसा ही माना जाएगा जैसे वाई का खुद का बच्चा हो, ठीक है, और उस पर जो भी बार्स अप्लाई होते अपनी फैमिली में वो उसके ऊपर अप्लाई होंगे वाई की फैमिली में भी। तो
तो फॉस्टरेज का मतलब यही है कि अगर वो 2 साल तक किसी और वुमन ने उसको ब्रेस्ट फेड किया हो तो सभी बार्स जो उसके अपनी फैमिली में अप्लाई तो होंगे ही, वो सेम बार्स उसके उस मदर की फैमिली में भी अप्लाई होंगे जिन्होंने उसको ब्रेस्ट फेड किया है उस एज तक। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉइड मैरिजेस, ठीक है। इन सभी कंटेक्स्ट में कॉन्सैंग्विनिटी, अफिनिटी और फॉस्टरेज, इन तीनों ही एस्पेक्ट में मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी, बातिल होगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मैरिज, दैट इज फासिद और इर्रेगुलर मैरिजेस। ऑल्सो नोन एज फासिद निकाह। अब इसमें क्या होता है इर्रेगुलर मैरिज में, इर्रेगुलर मैरिज में कोई एक इम्पेडिमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज नहीं बन पाई है। बट अगर वो इम्पेडिमेंट रिमूव हो जाए, ठीक है, तो वो मैरिज क्या हो जाएगी, वो वैलिड मैरिज हो जाएगी। अब इसके 5 इंस्टांसेस है जो हम अभी करेंगे डिस्कस, ठीक है। एंड उन 5 इंस्टांसेस में यू आर गोइंग टू नोटिस कि जैसे ही वो इम्पेडिमेंट रिमूव हुआ वो मैरिज क्या हो गई, वो वैलिड मैरिज हो गई। इसलिए हम उन्हें इर्रेगुलर मैरिज बोलते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली वॉइड नहीं है, ठीक है, वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं लाई कर रही है पार्टीज आपस में। एंड वो जैसे ही इम्पेडिमेंट रिमूव हुआ वो क्या हो गई, मैरिज वैलिड मैरिज हो गई। So, coming to the impediments first, the first one is unlawful conjunction. Unlawful conjunction. So हमें पता है that a Muslim man can take up to 4 wives, ठीक है, वो allowed होता है मुस्लिम्स में, ठीक है। अब unlawful conjunction में क्या होता है, अगर 2 wives, ठीक है, यानी कि एक मुस्लिम मैन अगर उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है और अगर वो एक दूसरी वाइफ लाना चाहता है एंड वो जो सेकंड वाइफ है वो फर्स्ट वाइफ से ऐसे रिलेटेड होती है दैट इफ एनी ऑफ द वाइफ वुड हैव बीन अ मैन then they would have fallen into degrees of prohibited relationship, then he cannot take that other wife. एग्जाम्पल देखो, ठीक है, उससे बेटर समझ आएगा। पहले तो ये लिख लो साथ में that 2 wives who are related by consanguinity, affinity और फॉस्टरेज। मतलब यही कि दोनों वाइफ जो है वो एक दूसरे के डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में लाई करिए, ठीक है। जस्ट टेक दिस एग्जांपल, देयर इज अ मैन नेम्ड एक्स हु इज मैरिड टू वाई, ठीक है, वाई वाइफ है एंड एक्स इज द हस्बैंड। अब यहाँ पर क्या होता है, वाई की सिस्टर है जी, ठीक है, जो ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर्स हैं। अब यहाँ पर एक्स को अगर जी से निकाह करना है तो वो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वाई और जी आपस में सिस्टर्स हैं, ठीक है। अगर मान लो वाई ब्रदर होता, वाई अगर मेल होता मान लो इस केस में, तो एक भाई अपनी बहन से नहीं कर सकता निकाह, है ना, हमने कॉन्सैंग्विन रिलेशनशिप में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी देखा, ठीक है। तो एक भाई अपनी बहन से नहीं निकाह कर सकता, ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कैन नॉट मैरी ईच अदर। तो वो इम्पेडिमेंट अभी इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, एक्स पर भी अप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स कैन नॉट मैरी Z in this case, and if X marries Z, then this will be irregular marriage. अब हमने देखा कि ये irregular marriage है। irregular marriage क्यों है? ऐसा कौन सा impediment है जिसको रिमूव करते ही मैरिज वैलिड हो जाएगी? यहाँ पर इम्पेडिमेंट यही है ना कि Y और Z आपस में सिस्टर्स है। अब यहाँ पर अगर X और Y का तलाक हो जाए या फिर Y की डेथ हो जाए, तो वैसे ही Z और X की मैरिज क्या हो जाएगी, वैलिड मैरिज हो जाएगी। तो अगर ये वाला इम्पेडिमेंट रिमूव होता है तो X और Z की मैरिज वैलिड मैरिज हो जाएगी, इसलिए वो इर्रेगुलर मैरिज है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि वो आपस में निकाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बट X और Z आपस में निकाह नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज Y और Z आपस में डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में लाई करते हैं। अगर पहले वाला जो निकाह है उसमें ही तलाक हो जाए या पहले वाली जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाए समहाउ, किसी भी रीजन से हो सकती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, X और Z की जो मैरिज है वो वैलिड मैरिज बन जाएगी, ठीक है। तो सुन्नीज में तो ये क्या होगी, इर्रेगुलर मैरिज होगी।
बट शियाज में ये सेम मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। शियाज में अनलॉफुल कंजंक्शन होने पर मैरिज वॉइड मैरिज हो जाएगी। और वो क्यों होगी, क्योंकि शियाज में इरेगुलर मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं है। शियाज में डायरेक्टली मैरिज क्या होती है, वॉइड होती है। ईदर इट इज वैलिड और इट इज वॉइड। सो सुन्नीज में ये मैरिज होगी इरेगुलर मैरिज और शियाज में ये मैरिज हो जाएगी वॉइड मैरिज। सो सेकेंड ग्राउंड ऑफ इरेगुलर मैरिज इज पॉलीगैमी और marrying a fifth wife. So we know that under Muslim law, a Muslim man can take up to 4 wives, right? ठीक है, 4 wives एक मुस्लिम मैन उनसे निकाह कर सकता है, वो वैलिड निकाह होगा, चारों निकाह वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक मुस्लिम मैन एक 5th वाइफ के साथ निकाह करना चाहता है तो उस केस में वो 5th निकाह जो होगा वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो वॉइड भी नहीं होगा, वो होगा इरेगुलर निकाह। दैट मीन्स इफ अ मैन ऑलरेडी हैज 4 वाइव्स, ठीक है, एक मैन है उसकी ऑलरेडी 4 वाइव्स है एंड इफ ही वांट्स टू मैरी वाई एज वेल, देन इन दैट केस दिस निकाह विल बी इरेगुलर। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स अपनी एग्जिस्टिंग 4 वाइफ्स में से किसी एक भी वाइफ को तलाक दे दे, ठीक है, या तो तलाक दे दे या फिर किसी भी वाइफ की अगर डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वाली मैरिज हो जाएगी वैलिड मैरिज, बिकॉज इस टाइम पर उसकी 4 की जगह 3 वाइफ्स हो जाएंगी जैसे ही तलाक हुआ या फिर डेथ हो गई। और 4th वाइफ फिर जो ये इरेगुलर मैरिज थी वो अपने आप वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी और बाय क्या हो जाएगी, 4th वाइफ हो जाएगी एंड दिस विल बी वैलिड मैरिज, ठीक है। तो इस वजह से इस सेंस में यहाँ पर ये इम्पेडिमेंट रिमूव होकर इरेगुलर मैरिज वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। बट ऑफ कोर्स शिया लॉ में वी नो दैट इफ अ मुस्लिम मैन मैरीज फॉर द 5th टाइम, इफ ही टेक्स अप 5th वाइफ, देन इन दैट केस दैट मैरिज विल बी वॉइड मैरिज, ठीक है। वो इरेगुलर मैरिज नहीं होगी, शियाज में वो वॉइड ही होगी। सिर्फ सुन्नीज में वो इरेगुलर होगी बट शियाज में वो वॉइड हो जाएगी। देन next ground of irregular marriage is absence of proper witnesses। अब इसके कंटेक्स्ट में एक चीज समझो कि ये ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज फॉर शियाज नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज शियाज में मैरिज के टाइम पर विटनेसेस की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि शियाज में निकाह में विटनेसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन इफ देयर इज नो विटनेस देन इन दैट सिचुएशन आल्सो द मैरिज विल बी वैलिड मैरिज। विटनेसेस की रिक्वायरमेंट सिर्फ सुन्नी में है, इस वजह से इरेगुलर मैरिज का ग्राउंड भी ये सब सुन्नीज के लिए है एंड नॉट फॉर शियाज। फर्स्ट थिंग इज दिस, सो इट इज अ ग्राउंड ओनली फॉर सुन्नीज एंड नॉट फॉर शियाज। फर्स्ट थिंग इज दिस एंड सेकेंड थिंग इज इफ देयर आर नो प्रॉपर विटनेसेस तो मैरिज हो गई इरेगुलर मैरिज। अब वहीं पर अगर प्रॉपर विटनेसेस आकर उस निकाह को वापस देख लेते हैं, ठीक है, उनके सामने वापस निकाह हो जाता है, तो वो निकाह जो इरेगुलर था पहले वो अपने आप क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा, ठीक है। तो इस सेंस में ये इम्पेडिमेंट रिमूव होकर निकाह वैलिड बनाया जा सकता है। देन नेक्स्ट ग्राउंड फॉर इरेगुलर मैरिज इज डिफरेंस ऑफ religion। नेक्स्ट ग्राउंड है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। सी हमने देखा वन ऑफ द कंडीशंस फॉर वैलिड मुस्लिम मैरिज इज दैट बोथ द पार्टीज मस्ट बी मुस्लिम्स। अगर दोनों पार्टीज मुस्लिम है तो ऑफ कोर्स मैरिज क्या होगी, वैलिड मैरिज होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है डिफरेंस ऑफ रिलीजन का कब, जब एक पार्टी तो मुस्लिम है, व्हेन वन पार्टी इज मुस्लिम and the other is non-Muslim, तभी डिफरेंस ऑफ रिलीजन अराइज होगा, राइट? ठीक है, अब एक पार्टी मुस्लिम है, दूसरी पार्टी नॉन मुस्लिम है, इस केस में क्या होगा? अ मुस्लिम सुन्नी मेल, ठीक है, हम ये सिर्फ सुन्नीज के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। अ मुस्लिम सुन्नी मेल कैन मैरी अ किताबिया वुमन,
but a Muslim Sunni male cannot marry a fire worshipper. अब ये कौन होता है? देखो, जो भी रिलीजन्स किसी किताब को फॉलो करते हैं, किसी भी रिलीजन में जो कोई एक पर्टिकुलर किताब है, कोई एक पर्टिकुलर बुक है, उसको बिल्कुल भगवान का दर्जा दिया हुआ है. इट इज इक्विवेलेंट टू गॉड. द सेइंग्स इन दैट पर्टिकुलर बुक इज इक्विवेलेंट टू द सेइंग्स ऑफ द गॉड. ठीक है, इन दैट सिचुएशन हम मानते हैं कि जो भी लोग उस रिलीजन से गवर्न होते हैं उनको हम किताबिया बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में इस जो कुरान है, ठीक है, कुरान के जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल वर्ड्स ऑफ गॉड के अकिन माने जाते हैं. सिमिलरली देयर इज क्रिश्चियन. ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी यही होता है कि जो बाइबल है उनको बिल्कुल जीसस के, गॉड के वर्ड्स के अकिन माना जाता है. देन जुडाइज्म. ठीक है, तो ये लोग होते हैं किताबिया. ठीक है, और किताबिया से वैलिड मैरिज की जा सकती है. सो अ सुन्नी मेल, प्लीज रिमेंबर मैं मेल्स की बात कर रही हूँ, अभी तक मैंने फीमेल्स की पोजीशन नहीं डिस्कस करी है. सो अ सुन्नी मेल कैन मैरी अ किताबिया वुमन. ओके, बट अ सुन्नी मेल कैन नॉट मैरी अ फायर वर्शिपर. फायर वर्शिपर इज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू सच अ रिलीजन वेयर इन फायर इज वर्शिप्ड. कोई भी ऐसा रिलीजन जिसमें फायर की वर्शिप होती है, ठीक है, उसको हम फायर वर्शिपर बोलते हैं. अ सुन्नी मेल कैन नॉट मैरी अ फायर वर्शिपर. ठीक है, और कुछ रिलीजन्स जो गवर्न होते हैं इससे, वो है हिंदुइज्म, देन ज़ोरोस्ट्रियंस. ठीक है, ज़ोरोस्ट्रियंस भी फायर को वर्शिप करते हैं. एंड अ सुन्नी मेल कैन नॉट मैरी अ ज़ोरोस्ट्रियन एज वेल. ठीक है, ऑल्सो अ सुन्नी फीमेल, ये तो हमने अभी मेल की डिस्कस करी थी सिचुएशन. अ सुन्नी फीमेल कैन नॉट मैरी अ नॉन मुस्लिम. ठीक है, तो सुन्नी फीमेल अगर किसी नॉन मुस्लिम से मैरिज करती है तो वो इन एनी सिचुएशन वो क्या होगी? वॉइड मैरिज होगी. बट हाँ, सुन्नी मेल्स के लिए अलाउड है, वो चाहे तो किताबिया वुमन से मैरी कर सकते हैं, किताबिया वुमन को मैरी कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट मैरी अ फायर वर्शिपर. ठीक है, तो ये सुन्नी मेल और सुन्नी फीमेल की जो सिचुएशन है उसका डिफरेंस है. देन हमने अभी देखा कि ये इरेगुलर मैरिज का ग्राउंड है. तो मान लो सुन्नी मेल फायर वर्शिपर से मैरी कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गई? इरेगुलर मैरिज हो गई. और वो रेगुलर कैसे हो जाएगी? अगर वो जो फायर वर्शिपर है वो मुस्लिम में कन्वर्ट कर ले खुद को. इफ द फायर वर्शिपर converts herself to Islam. इस्लाम में अगर उसने खुद को कन्वर्ट कर लिया तो मैरिज क्या हो गई? वैलिड हो गई. सो दिस इज हाउ दिस इम्पेडिमेंट कैन बी रिमूव्ड. ठीक है, नाउ दिस इज अ ग्राउंड फॉर इरेगुलर मैरिज, हमने अभी देखा. अब अगर हम शियाज की बात करें, शियाज में क्या पोजीशन है? Of course, if a Muslim man marries a non-Muslim, then in that situation the marriage will be void. ठीक है, तो difference of religion अगर arise होता है तो मैरिज हो जाती है void. ठीक है, मैरिज क्या हो जाएगी? void हो जाएगी. सो हमने सुन्नी मेल्स के कंटेक्स्ट में देखा दैट दे कैन मैरी किताबिया वुमन, बट शियाज कैन नॉट मैरी किताबिया एज वेल. ठीक है, तो अगर जो वैलिड मैरिज है दैट शुड बी विद अ मुस्लिम ओनली. So they cannot marry non-Muslim. First thing is this, and second thing is there is a concept of muta marriage. ठीक है, शियाज में लेकिन मुटा मैरिज अलाउड हो रही है. नाउ व्हाट इज मुटा मैरिज? मुटा मैरिज भी शियाज में सभी सेक्स में नहीं अलाउड होती है. इट इज अलाउड ओनली इन इथना अशारी सेक्ट. इथना अशारी
सेक्ट। सो बेसिकली दिस इज मोस्टली प्रेवलेंट इन ईरान। इंडिया में उतना नहीं देखने को मिलता ये, ठीक है, ईरान में ज़्यादा प्रेवलेंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पररी मैरिज। हमने देखा भी कि एक वैलिड मैरिज जो है वो नॉन मुस्लिम के साथ नहीं हो सकती है शियाज में, इट कैन ओनली बी विद अ मुस्लिम पर्सन, ठीक है। बट मूटा मैरिज का एक कंसेप्ट है जो कि अलाउड है, एंड मूटा मैरिज कैन बी सोलोमनाइज्ड विद अ किताबिया एज वेल एज फायर वर्शिपर। किताबिया और फायर वर्शिपर दोनों के साथ मूटा मैरिज हो सकती है। इसमें क्या होता है, ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए मैरिज होती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी मैरिज। एक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है, टाइम पीरियड इज स्पेसिफाइड इन दिस कि मान लो एक महीने के लिए जो दो पार्टीज हैं वो आपस में निकाह करती है, ठीक है, तो वो 1 मंथ का जो टाइम पीरियड है उस सिर्फ वो 1 मंथ के लिए, इसलिए हम इसे मूटा मैरिज बोल रहे हैं। सिर्फ ये इतना अशारी सेक्ट में ही होती है और किसी सेक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं है मूटा मैरिज अमंग शियाज एज वेल, ठीक है, सिर्फ इतना अशारी सेक्ट में है। किताबिया और फायर वर्शिपर दोनों से हो सकती है। टाइम पीरियड इसमें स्पेसिफाइड होता है, ठीक है, पहले से डिटर्मिन्ड होता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए होगी ये मैरिज। इट इज ऑल्सो नोन एज एंजॉयमेंट मैरिज। एंजॉयमेंट मैरिज भी कहा जाता है इसे। इट इज फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी डावर डिफाइंड होता है। देयर इज अ स्पेसिफाइड डावर एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स। इसमें डिवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वैसे ही टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा वो मैरिज अपने आप में खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से इसमें डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं होता। बट हाँ, अगर मान लो 1 मंथ के लिए थी वो मैरिज, बट अगर कोई भी पार्टी चाहती है दोनों में से उसको रेप्यूडिएट करने का उस मैरिज को, तो वो कर सकती है, ठीक है। अगर मान लो मेल है, ही वॉन्ट्स टू रेप्यूडिएट द मैरिज, देन वो क्या करेगा, वो पूरा डावर अमाउंट पे कर देगा और उससे क्या होगा, वो मैरिज हो जाएगी रेप्यूडिएट, ठीक है। और अगर मान लो फीमेल है, वो अगर अपना डावर ही गिव अप कर दे तो उस केस में भी मैरिज रेप्यूडिएट हो जाएगी, ठीक है। अब मूटा मैरिज से जो चिल्ड्रन होते हैं दे आर कंसिडर्ड लेजिटिमेट। चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड लेजिटिमेट and cohabitation is also lawful in this situation. cohabitation भी lawful मानी जाती है। So these are certain features of muta marriages. तो शियाज में हमने देखा that a Shia person cannot marry a non-Muslim. Only muta marriage can be solemnized with a non-Muslim who can be a kitabiya as well as a fire worshipper. ठीक है, और वो टेम्पररी मैरिजेस होती है एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एंजॉयमेंट मैरिजेस। एंड इसमें जो कोहैबिटेशन होता है वो लॉफुल माना जाता है, इसमें डावर स्पेसिफाइड होता है, प्लस देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स देने की जरूरत नहीं होती इसमें स्पेसिफिकली, बिकॉज द मैरिजेस आर ओनली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। देन द फिफ्थ ग्राउंड ऑफ इरेगुलर मैरिज इज वुमन undergoing iddat. So if a woman is undergoing iddat, then in that situation the marriage will not be considered वैलिड मैरिज, ठीक है। एक वुमन अगर इद्दत पीरियड में है और उस टाइम पर अगर वो किसी और से मैरिज सोलोमनाइज कर लेती है तो वो मैरिज रेगुलर मैरिज तो नहीं होगी, वो वैलिड मैरिज नहीं होगी, दैट विल बी इरेगुलर मैरिज। और वो रेगुलर कैसे हो सकती है, वो वैलिड कैसे हो सकती है मैरिज। मान लो एक्स है एक वुमन, शी वॉज अंडरगोइंग इद्दत पीरियड एंड वो वाई से मैरिज सोलोमनाइज कर लेती है अपने इद्दत पीरियड के समय पर ही, ठीक है। तो अब ये जो इद्दत पीरियड है, इद्दत पीरियड एंड्स, द मैरिज विल बी वैलिड, ठीक है। जैसे ही इद्दत पीरियड खत्म होगा ये मैरिज क्या हो जाएगी, अपने आप में वैलिड मैरिज हो जाएगी। और इद्दत पीरियड खत्म होने के पहले तक वो क्या रहेगी, इरेगुलर मैरिज रहेगी।
बट द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज इद्दत पीरियड। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इद्दत पीरियड क्या होता है। सो इद्दत पीरियड इज द पीरियड ड्यूरिंग विच a woman is prohibited from marrying again, from marrying again after dissolution of marriage। तो जैसे ही मैरिज डिसॉल्व हुई उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके लिए वुमन को वेट करना होता है एंड शी कैन नॉट मैरी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। ठीक है, वो दोबारा रीमैरिज नहीं कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं कर सकती है वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। वो टाइम पीरियड जैसे ही खत्म होगा वो वुमन जो है वो वापस रीमैरिज कर सकती है, बट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में विच इज इद्दत पीरियड उसमें वो मैरिज नहीं कर सकती है। ठीक है, एंड इद्दत पीरियड का लॉजिक बेसिकली ये है कि पैटर्निटी डिटर्मिन हो सके चाइल्ड की। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिटर्मिन द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। अब देखो एक बात समझो कि मान लो एक वुमन है ए, ठीक है, ए की मैरिज थी बी के साथ जो कि उसने तलाक दे दिया 17 ऑफ जून को। ठीक है, एंड 19 ऑफ जून को ही ए ने सी से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर ली। ठीक है, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 months अ चाइल्ड इज बॉर्न टू ए, एक ए को बेबी हो गया। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा कि ये बच्चा सी का है या बी का है? समझ रहे हो इस बात को? ये कैसे पता लगेगा, कैसे डिटरमिन करेंगे कि बच्चा बी का है या सी का है? तो पहले के जमाने में डीएनए टेक्नोलॉजी और ये सब तो नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए तब इद्दत पीरियड का कंसेप्ट बनाया गया मुस्लिम लॉ में, जिसमें जो वुमन है उसको वेट करना होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ये देखना होता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो इद्दत पीरियड तो ऑफ कोर्स उसकी प्रेगनेंसी तक चलेगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि हाँ अभी जो मैरिज डिसॉल्व हुई है ये उसी का बेबी है। ठीक है, और अगर वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं है तो उस टाइम पीरियड के खत्म होते ही वो जो वुमन है वो किसी और से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत एसेंशियल था उस टाइम पर पैटर्निटी डिटर्मिन करने के लिए एक चाइल्ड की। ठीक है, और फिर ये मुस्लिम लॉ में कस्टम ही बन गया इद्दत पीरियड हमेशा ऑब्जर्व करने का एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब अगर हम बात करें टाइम पीरियड्स की तो वो हम दो एस्पेक्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैन बी बाय डेथ और बाय डिवोर्स। ठीक है, दो ही तरह से मैरिज डिसॉल्व हो सकती है, या तो एक स्पाउस की डेथ हो जाए या फिर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को तलाक दे दे। राइट, अब डेथ के केस में विडो के लिए इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना मैंडेटरी होता है। सो इट इज मैंडेटरी फॉर द विडो टू ऑब्जर्व इद्दत पीरियड एट द टाइम ऑफ डेथ, बिकॉज यहाँ पर एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है जो जिस स्पाउस की डेथ हुई है उसके लिए। तो ऑब्जेक्ट इज नॉट ओनली टू डिटर्मिन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड बट इट इज ऑल्सो टू मॉर्न द डेथ ऑफ द स्पाउस। ठीक है, जो स्पाउस जिसकी डेथ हुई है उसकी डेथ को मॉर्न करने के लिए भी इसमें इद्दत पीरियड का एक रोल प्ले होता है। इसलिए डेथ के केस में वी डू नॉट सी वेदर द मैरिज हैज बीन कंज्यूमेटेड और नॉट। कंज्यूमेशन नहीं देखा जाता irrespective of the fact that the marriage is consummated or not. The observation of iddat period is mandatory in the case of death of the husband for a woman. ठीक है, then in case of death if the woman is pregnant then the iddat period is for the time till the child is born. ठीक है, जैसे ही जो चाइल्ड है वो बॉर्न हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि हाँ ये उसका है और तब तक इद्दत पीरियड चलेगा। उसके बाद वो दोबारा रीमैरिज कर सकती है बट उससे पहले नहीं। एंड इफ नॉट प्रेग्नेंट
देन द इद्दत पीरियड इज फॉर 4 months and 10 days. ठीक है, 4 months and 10 days के लिए फिर होता है इद्दत पीरियड एट द टाइम ऑफ डेथ. एंड इन केस ऑफ डिवोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द इद्दत पीरियड इज ऑब्जर्व्ड only when the marriage is consummated. ठीक है, डिवोर्स के केस में इद्दत पीरियड तभी ऑब्जर्व होता है अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई हो तो. और अभी हमने देखा डेथ के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है थोड़ा. ठीक है, नाउ इफ द मैरिज इज कंज्यूमेटेड, देन इन दैट सिचुएशन वी सी वेदर द वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट. इफ शी इज प्रेग्नेंट, then till the time the child is born, तब तक इद्दत होगा. And if she is not pregnant, then for a period of 3 to hers. Tuher is basically time between two menstrual courses. It is also known as period of purity. ठीक है, तो अगर जो वुमन है वो मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है तो उस केस में इद्दत पीरियड होता है इन केस ऑफ डिवोर्स 3 to hers. दैट मीन्स जो 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज हो गए, 3 to hers हो गए, तो वो वही टाइम हो गया पीरियड ऑफ प्योरिटी वाला. और तब तक 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज तक वेट करना होता है, वो इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना होता है. ठीक है, एंड इफ द वुमन इज नॉट अ मेंस्ट्रुएटिंग वुमन, if she is not menstruating, then it is 3 lunar months. टाइम पीरियड फिर कितना हो जाता है? 3 lunar months. दैट मीन्स कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम फिर देखते हैं 3 lunar months. और वो होता है इद्दत पीरियड एट द टाइम ऑफ डिवोर्स. सो दिस इज द होल कंसेप्ट रिगार्डिंग इद्दत पीरियड. ठीक है, अब अगर हम मूटा मैरिज की बात करें तो मूटा मैरिज के बाद भी जब वो डिसॉल्व हो जाती है ईदर बाय डेथ और बाय डिवोर्स, उस केस में भी इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना वुमेन के लिए मैंडेटरी होता है. एंड द लॉजिक बिहाइंड दैट इज रिगार्डिंग दिस डिटर्मिनेशन ऑफ पेटर्निटी ऑफ चाइल्ड ओनली. अगर वो मूटा मैरिज थी मान लो, लेकिन तब भी अगर वो प्रेग्नेंट हुई वुमेन तो पेटर्निटी डिटर्मिन करना तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो उस केस में भी इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना मैंडेटरी होता है. ऑल्सो अगर मान लो डिवोर्स पहले हुआ है, ठीक है, एंड जो वुमन है उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है मान लो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद तलाक के, ठीक है, कि उसका तलाक हो गया है, तब इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो टाइम पीरियड लैप्स हो चुका है. सो दैट मीन्स अगर वो प्रेग्नेंट होती तो अब तक पता लग जाता, एंड शी इज नॉट प्रेग्नेंट. ठीक है, तो इस वजह से तलाक के केस में इद्दत पीरियड बाद में ऑब्जर्व करना मैंडेटरी नहीं रहता है. ठीक है, वो फिर डायरेक्टली रीमैरी कर सकती है. सो दिस इज रिगार्डिंग इद्दत पीरियड. हमने ये भी देखा भी कि अगर इद्दत पीरियड इरेगुलर मैरिज का ग्राउंड क्यों है. ठीक है, एंड इद्दत पीरियड जैसे ही खत्म होता है वो मैरिज क्या हो जाएगी? वैलिड मैरिज हो जाएगी, बट उससे पहले तक वो इरेगुलर मैरिज रहेगी. बट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉइड एंड इरेगुलर मैरिज? हमने दोनों चीजें अलग अलग पढ़ी है, बट ऐसा क्यों है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉइड मैरिज. अगर कोई वॉइड मैरिज होती है तो उसका फॉरमोस्ट कॉन्सिक्वेंस ये होता है दैट नो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज बिटवीन पार्टीज. कोई राइट्स और ऑब्लिगेशंस नहीं अराइज होते हैं इसके केस में. ठीक है, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरेगुलर मैरिज की बात करें तो कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं ऑफ कोर्स. ठीक है, इरेगुलर मैरिज. अब इसमें डिपेंड करता है वेदर द मैरिज हैज बीन कंज्यूमेटेड और नॉट. ठीक है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि कंज्यूमेशन हुआ है मैरिज का या नहीं हुआ है. कंज्यूमेटेड और
not consummated. अब अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है तो उस केस में इट इज मैंडेटरी टू ऑब्जर्व इद्दत. अगर डिसॉल्व होती है मैरिज तो उस केस में इद्दत ऑब्जर्व करना मैंडेटरी है. देन डावर शुड बी गिवन, मेंटेनेंस should be given, and children are considered legitimate. legitimate children होते हैं इस केस में अगर irregular marriage consummate हुई होती है तो. प्लस तलाक कैन बी गिवन. जो डिसोल्यूशन होता है मैरिज का वो किससे होता है? डिवोर्स से होता है, तलाक से होता है. ठीक है. अब अगर हम वही नॉट कंज्यूमेटेड की बात करें, अगर एक इरेगुलर मैरिज हुई है बट द सेम हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड, in that situation no legal consequences arises. No legal consequences arise. Wife is not bound to observe iddat. Wife not bound to observe iddat. एंड तलाक इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी. डिवोर्स देना नेसेसरी नहीं है डिसॉल्व करने के लिए मैरिज. डिवोर्स नॉट नेसेसरी. ठीक है. सो दीज आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इरेगुलर मैरिज. इरेगुलर मैरिज हमें पता है सुन्नीज में ही होती है, शियाज में नहीं होती है. सो इन एनी केस अगर कोई इरेगुलर मैरिज वाला ग्राउंड भी हो रहा है शियाज एंड पार्टीज उस केस में, तो क्या होगा? नो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विल अराइज बिटवीन दोज पार्टीज बिकॉज दैट मैरिज विल बी अवॉइड मैरिज. ठीक है. अब अगर हम इसको देखें समराइज करके, so yes, nature of nikah we know that it is sacramental as well as contractual in nature. ठीक है. Then we have seen capacity to enter into a nikah. Parties की क्या capacity होती है? They should be of sound mind, they should be of age, and they must be Muslims. Then there should be proper proposal and acceptance. Witnesses should be there in case of Sunnis, and Shias के case में witnesses की requirement नहीं है. And it should be coupled with meher और davar. ठीक है. Then there are categories of nikah which is valid, void and irregular. Irregular जो निकाह है वो सिर्फ सुन्नीज में recognized and शियाज में वो क्या हो जाता है? void हो जाता है. ठीक है. Then void marriage is on the ground of absolute incapacity. Degrees of prohibited relationship में जो आते हैं वो lie करते हैं और वो क्या होते हैं? void marriage हो जाती है उनके बीच में. And it is on the basis of consanguinity. ठीक है. affinity and fosterage. इरेगुलर मैरिज के हमारे पास ग्राउंड्स है अनलॉफुल कंजंक्शन, देन पॉलीगैमी और मैरिंग अ फिफ्थ वाइफ बिकॉज लिमिटेड पॉलीगैमी इज अलाउड अमंग मुस्लिम्स. ठीक है. देन थर्ड इज एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस. देन फोर्थ इज डिफरेंस ऑफ रिलीजन. एंड इसमें हमने मूटा मैरिज का कंसेप्ट भी देखा है शियाज में जो इतना अशारी सेक्ट में प्रेवलेंट है. देन फिफ्थ इज वुमन अंडरगोइंग इद्दत. इद्दत पीरियड का हमने कंसेप्ट देखा है इसके साथ. Then we have seen consequences of void marriage, that is no rights and obligations arise between parties. And we have seen consequences of irregular marriage. उसमें हम देखते हैं whether the marriage has been consummated or not. If the marriage has been consummated, then yes, there are certain legal obligations between the parties. And if the marriage has not been consummated, then there are no legal obligations between the parties. So this is all regarding Muslim marriage. Thank you.